शत्रुओं का विनाश करके आए हुए दोनों पुत्रों ने जब अपनी माताओं को प्रणाम किया तो अश्रुओं के कारण दृष्टि के रुक जाने से वे दृष्टि देख ही न सकी। नमस्ते दोस्तों, पश्चिम लिटकास्ट के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। यहाँ पर इस सीरीज़ में हम आपको किताबों की समीक्षाएं और साहित्यिक चर्चाएं प्रस्तुत करते हैं। आज हम क्लासिकल साहित्यिक प्रेमियों के लिए एक विशेष सौगात लेकर आए हैं। हम रघुवंश की दुनिया में प्रवेश करेंगे, जो संस्कृत में महान कवि कालिदास द्वारा रचित एक शाश्वत महाकाव्य है और जिसका हिंदी अनुवाद विद्या वाचस्पति ने किया है। तो एक कप चाय लेकर बैठ जाइए और इस साहित्यिक रत्न को हमारे साथ मिलकर जानिए। ये रघुवंश का जो हिंदी ट्रांसलेशन है ये मेरे पास है, मैंने इसको पढ़ा है और विश्वास मानिए ये एक ऐसी किताब है जो मेरे ख्याल से हर हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य प्रेमी को उसके लाइब्रेरी में ज़रूर होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं रघुवंश की। रघुवंश, जिसे रघुवंशम भी कहा जाता है, कालिदास का एक महाकाव्य है जो प्राचीन भारतीय साहित्य के सबसे बड़े कवि और नाटककारों में से एक है। यह महाकाव्य रघुवंश के गौरवशाली इतिहास और पौराणिक कथाओं की समृद्ध परंपरा को प्रस्तुत करता है, जिसमें महान राजा रघु और उनके वंशज, जिसमें भगवान राम भी शामिल हैं, उनका वर्णन है। संस्कृत पर कालिदास की महारत अद्वितीय है और उनकी काव्य प्रतिभा रघुवंश में स्पष्ट रूप से झलकती है। उनके सजीव वर्णन और भावनाओं की गहराई हमें एक पुराने युग की दिव्य दुनिया में ले जाती है। कालिदास की जटिल भावनाओं को कविता में बुनने की क्षमता रघुवंश को एक शाश्वत कृति बनाती है, जो आज भी पाठकों को मंत्रमुग्ध करती है। तो चलिए अब बात करते हैं श्री विद्या वाचस्पति की, जिन्होंने इस रघुवंश महाकाव्य का संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेशन किया है, जिससे हम जैसे लोग उसको और अच्छी तरीके से समझ पाएँ। इतने सुंदर और जटिल कार्य का अनुवाद करना आसान तो नहीं था, और ये अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। विद्या वाचस्पति का अनुवाद कालिदास की मूल रचना के साथ न्याय तो करता ही है, साथ ही साथ संस्कृत के काव्यात्मक सार और भव्यता को संरक्षित करते हुए उसे व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ भी बनाता है। विद्या वाचस्पति, जो कि एक प्रसिद्ध विद्वान और अनुवादक थे, संस्कृत और हिंदी दोनों की गहरी समझ को इस अनुवाद में लाते हैं। उनकी सूक्ष्मता का ध्यान इस बात को सुनिश्चित करता है कि पाठक कालिदास की प्रतिभा का स्वाद उस भाषा में प्राप्त कर सकें जिसमें वे सहज हैं। अनुवाद मूल की काव्यात्मक गुणवत्ता को बरकरार रखता है। रघुवंश केवल एक ऐतिहासिक महाकाव्य नहीं है, मेरे ख्याल से यह एक साहित्यिक खजाना है जो आज भी प्रासंगिक है। यह महाकाव्य कर्तव्य, सम्मान, बलिदान और शासक की जिम्मेदारियों के विषयों को गहराई से छूता है। यह आदर्श गुणों को प्रस्तुत करता है जो राजा और योद्धा में होने चाहिए, साथ ही साथ धर्म और नैतिक अखंडता के महत्व पर भी जोर देता है। रघुवंश का सबसे आकर्षक पहलू मानवीय भावनाओं का विवरण है। कालिदास ने पात्रों की खुशियां, दुख, विजय और संघर्षों को बड़ी ही कुशलता से पकड़ लिया है। ये महाकाव्य जो कथा है, ये ऐतिहासिक घटनाओं और पौराणिक तत्वों का मिश्रण है। तो चलिए अब इस किताब के कुछ यादगार अंशों पर नज़र डालते हैं। उदाहरण के लिए राजा रघु की वीरता और उनकी विजय का वर्णन अद्भुत है। कालिदास के सजीव चित्रण और शक्तिशाली भाषा इन दृश्यों को जीवंत बना देते हैं, जिससे पाठक पात्रों की भव्यता और वीरता को देख सकते हैं। और उसी भव्यता को हिंदी में जब श्री विद्या वाचस्पति ने उसका अनुवाद किया, उसको बिल्कुल बरकरार वैसे ही रखा है। तो अगर आपको संस्कृत का ज्ञान है, अगर आपने रघुवंशम पढ़ा है, अगर आप उसको सीन बाय सीन, दृश्य बाय दृश्य उसको कंपेयर करें, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि विद्या वाचस्पति जी ने उसकी जो भव्यता है संस्कृत की, उसको हिंदी में उसी तरीके से बरकरार रखा है। एक और मार्मिक भाग वैदेही वनवास का चित्रण है। विद्या वाचस्पति का अनुवाद इन भावनाओं को बड़ी ही खूबसूरती से पकड़ता है, जिससे यह पाठकों के लिए एक बड़ा ही सच्चा समर्पणमय अनुभव बनाता है। तो मैं यहाँ पर उसके कुछ अंश पढ़कर आपको सुनाता हूँ। अयोध्या के उपवन में पहुंचकर राम और लक्ष्मण ने
एकमात्र आश्रय वृक्ष के कट जाने से निराधार लताओं के समान वैधव्य शोक से मुरझाई हुई माताओं के दर्शन किए। शत्रुओं का विनाश करके आए हुए दोनों पुत्रों ने जब अपनी माताओं को प्रणाम किया तो अश्रुओं के कारण दृष्टि के रुक जाने से वे दृष्टि देख ही न सकी। हाँ, पुत्र स्पर्श की स्वाभाविक अनुभूति से उन्हें पहचान लिया। जैसे गर्मी से तपे हुए गंगा और सरयू के जल का पहाड़ से आया हुआ बर्फानी जल शीतल कर देता है, वैसे ही पति वियोग के गर्म आंसुओं को पुत्र प्राप्ति के शीतल आंसुओं ने शांत कर दिया। जब माताओं ने पुत्रों के शरीरों को छूकर देखा तो स्थान स्थान पर राक्षसों के शस्त्रों द्वारा किए गए घाव प्रतीत हुए। उस समय उन्होंने अनुभव किया कि क्षत्राणी के लिए वीर माता बनना केवल सुखकर ही नहीं, दुखकर भी है। अब मैं अगर इसको पढ़ने जाऊंगा तो मैं पढ़ता ही रहूंगा, लेकिन समय की भी थोड़ी सीमा है, तो मैं इसको यहाँ पर रोकता हूँ। लेकिन ये इस चैनल के थ्रू जो मैं रिकमेंडेशन आपको देता हूँ, जो मैं समीक्षा तो मैं इसको नहीं बोलूँगा, लेकिन ये एक मैं प्रेरित करता हूँ अपने चैनल पे जो हमारे सुनने वाले हैं कि वो पुस्तकों को पढ़ें, किताबों को पढ़ें। और उसी के तहत मैं आज रघुवंश की बात कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अगर पुस्तक के सारांश की बात करें तो संक्षेप में अगर मैं बोलूँ तो रघुवंश एक साहित्यिक रत्न है जो हर पुस्तक प्रेमी के शेल्फ में होना ही चाहिए। कालिदास की काव्य प्रतिभा और विद्या वाचस्पति का उत्कृष्ट अनुवाद इसे उन सभी लोगों के लिए अवश्य पढ़ने योग्य बनाता है जो शास्त्रीय साहित्य और भारतीय इतिहास में रुचि रखते हैं। तो यदि आपने अभी तक रघुवंश नहीं पढ़ा है तो मैं आपको इसे अवश्य पढ़ने के लिए सलाह दूंगा। तो रघुवंश की दुनिया में डूब जाइए और कालिदास की काव्य प्रतिभा को अनुभव कीजिए। यकीन मानिए, आप निराश नहीं होंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं मनीष श्रीवास्तव आज के एपिसोड को यहीं पर समाप्त करता हूं। और हमेशा की तरह मैं आपसे फिर ये अनुरोध करता हूँ कि किताबों को पढ़ते रहिए। किताबों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उनका बिकना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप किताबों को हाथ में लेकर पढ़ेंगे नहीं, तब तक किताबें आपसे बात नहीं करेंगी। और अगर किताबें बात नहीं करेंगी तो हमारा जीवन बहुत ही फीका हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए और अगले एपिसोड में मैं फिर मिलता हूँ आपसे किसी एक दूसरी किताब के साथ। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, अगर आपको लगता है कि YouTube की इस समंदर में ये जो हम 2 बूंदें डाल रहे हैं वो अगर कोई इम्पैक्ट आपके जीवन में छोड़ कर जा रही हैं, तो प्लीज़ वो जो लाइक का बटन वहाँ पर है उसको प्रेस कर दीजिए, कमेंट करिए, तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए और हर हफ्ते हमसे यूं ही मिलते रहिए। तो अगली बार तक नमस्कार।